डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने सॉल्यूशन यूनिट के कुछ क्वेश्चंस किए थे। लगभग हमारे 30 क्वेश्चंस हो चुके हैं, लेकिन वो केवल 30 क्वेश्चन नहीं है। कोई भी क्वेश्चन टाइप अगर उसकी आपके उसके अंदर से आ जाती है तो आप इजीली सोल्व कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको हर एक स्टेप बताया है। अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन था तो सेम उस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए आज के इस लेक्चर के अंदर हम भी आगे के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, ये क्वेश्चंस केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, चाहे आप आईआईटी जेम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किसी भी और एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे बीएचयू हो गया, डीयू हो गया, या फिर अगर आप नेट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो इन क्वेश्चन से आपका जो है कोई भी न्यूमेरिकल आ सकता है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। 30 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। 31st क्वेश्चन हमारा, an aqueous solution of glucose was prepared by dissolving 18 gram of glucose in 90 gram of water। क्या बोला है भाई इसने कि एक एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा ग्लूकोज का, जिसके अंदर ग्लूकोज 18 ग्राम है और जो वाटर है, पानी है, वो उसके अंदर है 90 ग्राम है। आपको बताना है द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आपको बताना उसके अंदर जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो क्या होगी। ऑप्शन ए है आपका 0.01, ऑप्शन बी है आपका 0.02, ऑप्शन सी है आपका 1 एंड ऑप्शन डी है आपका 20। तो इसके लिए आपको पता है रिलेशन होता है कि पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है हमारा, चाई बी के बराबर होता है। चाई बी क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। इसको मैं कैसे लिखता हूँ, पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन में पी नोट ए इज इक्वल टू N2 बाई N1 प्लस N2। फिर हमने मान लिया था अगर सॉल्यूशन वेरी वेरी डाइल्यूट हो तो हम N2 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं नीचे वाले में, क्योंकि N2 हमारा ऊपर है। तो क्या लिख लिया था हमने इसको P नोट A माइनस पी एस अपॉन P नोट A इज इक्वल टू N2 बाई N1। अब N2 क्या हमारा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1, या फिर बोल सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब हमारे पास दोनों गिवन है, मास गिवन, इसका वेट गिवन, इसका मोलर मास निकाल लेंगे, इसका वेट गिवन, मोलर मास निकाल लेंगे। मोल किसके बराबर होता है, वेट ऑफ सोल्यूट बाई मोलर मास। यहाँ से हमारा इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये जो होता है हमारा पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए, ये क्या होता है हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इसको सोल्व करेंगे जब आप, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा भाई बी। आप इसको सोल्व जरूर करके देखें, ठीक है। केवल देखने से आपको क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। क्वेश्चंस आपको तब ही आएंगे जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे साथ के साथ। बुक के अंदर से और एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स आप कर के देखोगे उस टाइप के, तो आपको न्यूमेरिकल आएंगे। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैव द सेम। क्या आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या सेम होता है? ऑप्शन ए नॉर्मेलिटी सेम होती है, ऑप्शन बी डेंसिटी सेम होती है, ऑप्शन डी मोलर कंसंट्रेशन सेम होती है, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। क्लियर है? तो जैसा कि नाम से आइसो, अब 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, मैं आपको बताता हूं। हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक क्या होता है, जिसमें कंसंट्रेशन लेस होगी। आइसो का मतलब होता है सेम, जिसमें कंसंट्रेशन सेम रहेगी। और हाइपर का मतलब होता है डिफरेंट या ग्रेटर, एक की जो कंसंट्रेशन हो ग्रेटर होगी। तो यहां पर जब भी हम बात करते हैं तो कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो आइसोटोनिक में क्या सेम हो गया हमारी, मोलर कंसंट्रेशन। तो ऑप्शन आ जाएगा आपका सी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशंस हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इसके लिए ऑप्शंस आपके, ऑप्शन ए 0.1 मोलर BaCl2, ऑप्शन बी 0.1 मोलर FeCl3, ऑप्शन सी
0.1 मोलर NaCl एंड ऑप्शन डी 0.1 मोलर यूरिया। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी को वेपर प्रेशर बताना है कि हाईएस्ट वेपर प्रेशर किसका होगा, तो उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी। इसी तरह से अगर आपको किसी का बॉइलिंग पॉइंट बताना हो, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है, तो याद रखेंगे किसी का भी जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई की वैल्यू के। अब आई क्या था हमारा, वैंक्सऑफ फैक्टर। अब BaCl2 की बात करें तो किसके अंदर डिसोसिएट होगा, BaCl2 Ba2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, एक आयन ये है, दो आयन ये है, तो आई की वैल्यू कितनी 3। FeCl3 किसमें डिसोसिएट होगा, Fe3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव, आई की वैल्यू कितनी 4। NaCl किसके अंदर डिसोसिएट होगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, आई की वैल्यू हमारी 2। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैंने बताया था ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए आई की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी 1। अब हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, जिसकी आई की वैल्यू ज्यादा, आई की वैल्यू किसकी ज्यादा, FeCl3 की। तो इस शॉर्ट ट्रिक से आप आसानी से बता दो इसका आंसर क्या है, बी। बुक के अंदर आपको लेंथी प्रोसेस दिया होता है इसको सोल्व करने के लिए। क्लियर है। यहाँ पे एक बात और बता देता हूँ, सपोज करो वो आपसे पूछ लेता मेल्टिंग पॉइंट पूछ लेता इसका, तो हमेशा याद रखेंगे यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट हम क्या लेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ आई। मतलब अगर यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट पूछा जाता है तो हम किसका ज्यादा बताते, यूरिया का बताते। क्लियर है पॉइंट। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्या है 34 में, द मोलिकुलर वेट ऑफ NaCl डिटरमाइंड बाई स्टडिंग फ्रीजिंग पॉइंट। कि NaCl का जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको डिटरमाइन किया गया किसको स्टडी करके, फ्रीजिंग पॉइंट को स्टडी करके। क्लियर है। उसके बाद आगे क्या दिया इसने स्टेटमेंट में, बाय स्टडिंग फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ इट्स 0.5% एक्वस सॉल्यूशन। तो कितना मिला वे, लगभग 30 मिला। ठीक है। आपको क्या बताना है, द apparent degree of dissociation of NaCl is, आपको बताना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या रहेगी इसके लिए। ऑप्शन ए है हमारा 0.60, ऑप्शन बी है 0.50, ऑप्शन सी है 0.30 एंड ऑप्शन डी है हमारा 0.95। अब इस तरह के क्वेश्चंस के लिए जो है आपको पता है आई की वैल्यू किसके बराबर होती है, जैसा कि इसने क्या पूछा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ पे हमारा कौन सा फार्मूला एप्लीकेबल होगा, अब आई हमें पता है किसके बराबर होता है 1 प्लस अल्फा, या फिर क्या लिखता हूं मैं, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट बाई एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट। मतलब यहां से हम आई की वैल्यू निकाल लेंगे। अब अल्फा किसके बराबर होता है, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट बाई एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट। अब कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे कितना है हमारा, कैलकुलेटेड कितना है, इसके लिए कैलकुलेटेड है भाई हमारा, जैसे कि क्या दिया आपको NaCl दिया है, तो सोडियम का कितना है 23 और Cl का कितना है 35.5, तो कितना हो गया ये 58.5। तो कैलकुलेटेड 58.5। एक्सपेरिमेंट जब किया, एक्सपेरिमेंटल वेट कितना है हमारा 30, तो यहाँ से हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको सोल्व कर लेंगे भी लगभग ये आ गया वैल्यू इसकी 1.95। क्लियर है। अब आई किसके बराबर था 1 प्लस अल्फा, अब ये अल्फा के बराबर है, सॉरी भाई आई होता है जो वेंटो फैक्टर होता है किसके बराबर होता है, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट बाई एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट। तो हमने आई की वैल्यू निकाल ली, आई कितना आ गया हमारा 1.95 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा हमें निकालना है। अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.95 माइनस 1, तो क्या ऑप्शन आ गया आपका 0.95। तो आपका इसके लिए आंसर क्या रहेगा, डी आंसर रहेगा। क्लियर है। तो आसानी से जो है इस मेथड को फॉलो करके आप जो है इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। क्लियर है। अदरवाइज ये आसानी था, लेकिन मैंने हिंट बता दिया था कि आपको आगे अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से
सोल्व कर सको। क्लियर है? उसके बाद क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35th क्वेश्चन है, द रिलेशनशिप बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एट ए 273 केल्विन व्हेन 10 ग्राम ग्लूकोज, इसको P1 मान लिया, कोमा 10 ग्राम यूरिया, इसको P2 मान लिया, एंड 10 ग्राम सुक्रोज, इसको P3 मान लिया, वाज आर dissolved in 250 ml ऑफ वाटर। कि भाई क्या रिलेशन रहेगा ऑस्मोटिक प्रेशर का, जब 10 ग्राम ग्लूकोज को डिजोल्व कर दिया गया, 10 ग्राम यूरिया को और 10 ग्राम सुक्रोज को, किसके अंदर है, 250 ml वाटर के अंदर। मतलब एक 250 ml वाटर लिया, उसके अंदर 10 ग्राम ग्लूकोज डाल दिया, उसका प्रेशर मान लिया P1 हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर दूसरा लिया, उसमें यूरिया डाल दिया, उसका प्रेशर मान लिया P2 हो गया, और इसका निकाल दिया, मान लिया किसके बराबर हो गया, सुक्रोज का 10 ग्राम बोल दिया। तो आपको बताना रिलेशन क्या रहेगा, ऑप्शन आपके P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3, ऑप्शन बी P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1, ऑप्शन सी P2 ग्रेटर देन P1 ग्रेटर देन P3, एंड ऑप्शन डी P2 ग्रेटर देन P3 ग्रेटर देन P1। क्लियर है? अब यहां पे आप इस क्वेश्चन को वैसे तो सोल्व करना बहुत आसान है, जैसे हमें पता है ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए इक्वेशन क्या होती है हमारी, P इज इक्वल टू CRT, या बुक में इसको पाई इज इक्वल टू CRT लिख देते हैं। C क्या होता है हमारा, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है, N/V, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से हम कंसंट्रेशन निकाल लेंगे इन तीनों की, जैसे कि इसके मोल निकाल लेंगे, N/V कर देंगे। इसके मोल कैसे निकालेंगे, 10 ग्राम इसका वेट होगा, N किसके बराबर है, गिवन वेट बाई मोलर मास, या गिवन मास बाई मोलर मास। अब N 10 ग्राम अपॉन में इसका मास, 10 ग्राम अपॉन इसका मास, 10 ग्राम अपॉन में इसका मास। तो इसके लिए आपका ऑप्शन जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका सी आंसर इसके लिए जो है करेक्ट आएगा। क्लियर है? उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 36। क्या कहता है क्वेश्चन 36, फॉर ए सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन आपको दिया गया है A एंड B, वो सॉल्यूशन आपके दो A एंड B with mole fractions of component chi A and chi B and activity coefficient YA and YB, इनको गामा A एंड गामा B भी बोल देते हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है? क्या बोला भाई इसने, दो सॉल्यूशन है जिसके मोल फ्रैक्शन है चाई A एंड चाई B, जबकि जो उसके को एक्टिविटी कोएफिशिएंट है वो है गामा A एंड गामा B रिस्पेक्टिवली। आपको बताना है द गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग इज, मिक्स करने पर गिव्स फ्री एनर्जी क्या रहेगी। ऑप्शन ए है RT चाई A गामा A नेचुरल लोगरिथम चाई A गामा A प्लस चाई B गामा B नेचुरल लोगरिथम चाई B गामा B, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी आपका -RT चाई A नेचुरल लोगरिथम चाई A गामा A प्लस चाई B नेचुरल लोगरिथम चाई B गामा B। ऑप्शन सी है आपका -RT चाई B नेचुरल लोगरिथम चाई A गामा A प्लस चाई A नेचुरल लोगरिथम चाई B गामा B। और लास्ट ऑप्शन आपका डी -R चाई A नेचुरल लोगरिथम चाई A गामा A प्लस चाई B नेचुरल लोगरिथम चाई B गामा B। तो ये रिलेशन आसान है भाई, अगर आप इसने एक्टिविटी कोएफिशिएंट वाले रिलेशन को पढ़ा हुआ है तो आपको इसका आंसर आसानी से पता होगा। बी जो है इसका आंसर रहेगा -RT
चाई एल एन चाई ए गामा ए प्लस चाई बी नेचुरल लॉगरिथम ऑफ चाई बी गामा बी। क्लियर है? उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा 37th क्वेश्चन है। क्या कहता है 37th क्वेश्चन के अंदर, इन द रास्ट मेथड, कि रास्ट मेथड के अंदर क्या हमारा 37th क्वेश्चन, इन द रास्ट मेथड, इन द रास्ट मेथड for the determination of molecular mass, camphor has been used because of। अब ये रास्ट मेथड क्या है भाई? रास्ट मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, मोलिकुलर मास निकालते हैं कंपाउंड का। तो ये बोल रहा है रास्ट मेथड के अंदर जब मोलिकुलर मास निकाला जाता है तो हमारा कैम्फर का यूज किया जाता है। तो उसका यूज क्यों किया जाता है, उसका रीजन क्या है? ऑप्शन ए है आपका लो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, इसका डिप्रेशन कांस्टेंट लो है, इस वजह से यूज किया जाता है। ऑप्शन बी है आपका हाई मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ये ऑप्शन तो वैसे ही नेग्लेक्ट हो जाएगा भाई, हाई तो नहीं हो सकता है। सी इजी अवेलेबिलिटी, ये आसानी से मिल जाता है इसलिए इसको यूज किया जाता है। और डी कन्वीनियंट मेल्टिंग पॉइंट, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कन्वीनियंट होता है। तो इसका ऑप्शन क्या रहता है हमारा, इसका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट लो होता है, इस वजह से इसको यूज किया जाता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38। क्या कहता है 38th क्वेश्चन, द मिक्सचर्स corresponding to either a minimum or maximum in boiling point curves are called। क्या बोला इसने भाई कि मिक्सचर है जो कोरोस्पोंडिंग मिक्सचर होते हैं, कि सपोज करो दो सॉल्यूशन थे हमारे पास, दोनों को हमने मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद जो कोरोस्पोंडिंग मिक्सचर आया, या तो उसका मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा या मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट कर्व हमें प्राप्त हो जाती है, तो उसको क्या नाम दिया जाता है? ऑप्शन ए है इसका यूटेक्टिक मिक्सचर्स, ऑप्शन बी एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स, ऑप्शन सी कंसोल्यूट मिक्सचर्स, और ऑप्शन डी आइडियल मिक्सचर्स। तो ये टॉपिक मैं आपको पहले बता चुका हूं भाई, इनको बोलते हैं एजियोट्रोप्स, या फिर एक दूसरा नाम और होता है इनका कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। क्या होते हैं एजियोट्रोप्स या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर? दीज आर द सॉल्यूशंस व्हिच व्हेन मिक्स्ड टुगेदर, जब हम उनको मिक्स कर देते हैं तो जो उनका बॉइलिंग पॉइंट है वो चेंज नहीं होता, मतलब या तो मिनिमम वाला रहता है या मैक्सिमम वाला रहता है। ठीक है, वैसे क्या सोचा जाता है, जैसे अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट ए है मान लिया 100 डिग्री सेल्सियस है, बी है 200 डिग्री सेल्सियस है, तो अंदाजा लगाया जाता है उसका नियर बाय 50, मतलब वो 140 भी हो सकता है, 160 भी हो सकता है। लेकिन एजियोट्रोप्स में क्या रहेगा, या तो ये वाला रहेगा या ये वाला रहेगा, इससे थोड़ा सा लोअर हो सकता है, इससे हायर भी मिल सकता है। तो इसको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बोल देते हैं और इसको मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो क्या रहेगा हमारा इसका बी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 39, A solute exists as the monomer, कि कोई सोल्यूट है वो मोनोमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इन लिक्विड ए, किसी लिक्विड ए के अंदर, एंड डाइमर, और डाइमर की फॉर्मेशन कर देता है इन लिक्विड बी, बी के अंदर। द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन ए and B are 0.80 and 0.080 and 0.160 मोल पर लीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब जब लिक्विड ए मोनोमर बना रहा है तो उसकी कंसंट्रेशन 0.080 है, जब वो डाइमर बना रहा है तो उसकी कंसंट्रेशन 0.160 है। द
distribution coefficient between liquids A and B are। तो आपको बताने A और B के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट क्या होंगे। ऑप्शन ए है हमारा 0.50, ऑप्शन बी आपका 0.20, ऑप्शन सी है आपका 0.32 एंड ऑप्शन डी आपका 0.128। तो इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट वाला टॉपिक जिसने पढ़ा हुआ है तो इसका आंसर क्या रहेगा, बी। उसके बाद आता हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 14। क्या कहता है 14th क्वेश्चन भाई, which of following can be measured by the Ostwald-Walker dynamic method। इनमें से क्या पता कर सकते हैं हम ओस्टवाल्ड-वाकर डायनेमिक मेथड के द्वारा। ऑप्शन ए है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑप्शन बी है आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑप्शन सी है आपका वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट एंड ऑप्शन डी है आपका ऑल ऑफ दीज। तो भाई ओस्टवाल्ड वेकर डायनेमिक मेथड के द्वारा आप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी पता कर सकते हो, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी पता कर सकते हो और सोलवेंट का भी जो वेपर प्रेशर वो पता कर सकते हो। यानी कि इसका आंसर क्या रह जाएगा हमारा, ऑल ऑफ दीज। क्लियर है। तो इस प्रकार से जो है आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। क्लियर है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 41। क्या कहता है, व्हेन ए सोल्यूट, कोई सोल्यूट है, मान लिया एस, ये नहीं दिया सोल्यूट कौन सा है, उसने मान लिया भी कि सोल्यूट है वो क्या है, एस सोल्यूट है, एग्जिस्ट एज सच इन फेज 1, कि फेज 1 के अंदर वो एज इट इज रहता है, एंड एसोसिएट्स इन ए फेज 2 फॉर्मिंग एसएन स्पीसीज। क्या बोल रहा है भाई कि सोल्यूट है एस, वो फेज 1 में जब होता है तो मान लिया और एसोसिएट होता है फेज 2 में, मतलब मान लिया वो एस था तो फेज 1 में वो एस की ही फॉर्म में रहता है, लेकिन जब वो एसोसिएट होता है फेज 2 में तो वो स्पीसीज बनाता है एस एन। एन का मतलब है यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो आगे क्या पूछता है ये, देन द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो आप उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को कैसे लिखेंगे। ऑप्शन ए k इज इक्वल टू C1 बाई C2 की पावर n, सेकंड लिखेंगे k इज इक्वल टू C1 बाई C2 पूरे की पावर 1 बाई n, ऑप्शन सी k इज इक्वल टू C1 बाई C2 की पावर 1 बटा n, और डी है हमारा k इज इक्वल टू C1 बाई C2 पूरे की पावर n। तो इस केस में हमारा जो ऑप्शन, अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ा, जैसे 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के ऊपर, तो आप उसको एक बार पढ़ लें, और एक कोफिशिएंट वाला भी क्वेश्चन आया था, तो इसके लिए ऑप्शन रहेगा, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, बी। क्लियर है। इसके बाद बढ़ते हैं हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या बोलता है भाई, कंसीडर द फॉलोइंग केसेस, कि वो हमें 2 केसेस दे रहा है। फर्स्ट केस में वो बोल रहा है कि आपको जो है 0.2 मोलर एसिटिक एसिड जो है बेंजीन के अंदर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, 2 स्टेटमेंट में डायरेक्टली, फर्स्ट स्टेटमेंट है 2 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इन बेंजीन C6H6 at a 27 degree Celsius where there is a dimer formation to the extent of 100%। क्लियर है कि 2 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन लिया गया बेंजीन के अंदर 27 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसने डाइमर बना दिया 100%। सेकंड केस ये कंसीडर कर रहा है 0.5 मोलर
KCl aqueous solution at 27 डिग्री सेल्सियस विच आयनाइजेज 100%, वो कितना आयनाइज हो गया, 100% हो गया। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, विच स्टेटमेंट या इज या आर ट्रू, कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है। ऑप्शन ए बोथ आर आइसोटोनिक, ऑप्शन बी वन इज हाइपरटोनिक, ऑप्शन सी सेकेंड इज ए हाइपरटोनिक एंड ऑप्शन डी नन इज करेक्ट। इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो इसके लिए ऑप्शन रहेगा भाई आपका दोनों के दोनों जो है वो क्या है, आइसोटोनिक है। क्लियर है। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पे जब डिसोसिएशन आप देखते हो तो CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव निकलता है, यहाँ पे K पॉजिटिव Cl नेगेटिव निकलता है। I की वैल्यू तो सेम रही है, I की वैल्यू सेम का मतलब क्या है, सॉल्यूशन कैसा है, आइसोटोनिक। क्लियर है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 43। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 43, FeCl3 ऑन रिएक्शन विद K4FeCN6 in aqueous solution gives blue color। कि भाई जो FeCl3 है जब उसकी रिएक्शन करवाएगी K4FeCN6 के साथ एक्वस सॉल्यूशन में तो कैसा कलर दे रहा है, उसको ब्लू कलर दे रहा है। क्लियर है। These are separated by सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इन सॉल्यूशंस को फिर सेपरेट कर दिया गया भाई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा। मान लिया उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थी भाई AB। ठीक है, तो क्या होगा, ड्यू टू ऑस्मोसिस देयर इज, तो ऑस्मोसिस के कारण क्या होगा, ऑप्शन ए ब्लू कलर फॉर्मेशन इन K4FeCN6 साइड, ऑप्शन बी ब्लू कलर फॉर्मेशन इन FeCl3 साइड, ऑप्शन सी ब्लू कलर फॉर्मेशन इन बोथ साइड्स एंड ऑप्शन डी नो ब्लू कलर फॉर्मेशन, कोई ब्लू कलर नहीं बनेगा। तो ऑप्शन हमारा यही रहेगा भी, क्योंकि उनको सेपरेट कर दिया गया है किसके द्वारा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा। तो इसके अंदर क्या हमारा कोई ब्लू कलर फॉर्मेशन नहीं होगा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है भाई हमारा ये क्वेश्चन नंबर 44। इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे हम। क्या कहता है 44 क्वेश्चन, सी वाटर इज अप्रोक्सीमेटली 0.70 मोलर इन NaCl। समुद्र का पानी है भाई वो लगभग 0.7 मोलर है NaCl के अंदर। इट कैन बी डीसैलाइंड मतलब उसके अंदर से साल्ट को हटाया जा सकता है बाई रिवर्स ऑस्मोसिस, किसके द्वारा, RO के द्वारा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, फॉर 50% रिकवरी, अगर हम उसके अंदर से 50% रिकवरी कर लेते हैं, एडिशनल ऑस्मोटिक प्रेशर रिक्वायर्ड, तो आपको बताना है 50% रिकवरी के लिए कितना ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा उसके ऊपर लगाना पड़ेगा। ब्रैकेट में दे रखा ऑन सी वाटर साइड, सी वाटर की तरफ एट 298 केल्विन। ऑप्शंस आपके ए 30 एटमॉस्फेयर आपको एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ेगा, बी 45 एटमॉस्फेयर आपको एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ेगा, सी 68 एटमॉस्फेयर आपको प्रेशर एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा,
और डी है भैया आपको 75 एटमोस्फेयर एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो ये भैया आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए इक्वेशन मैं आपको बता भी चुका हूं। इसका आंसर क्या रहेगा हमारा सी। आज के इस लेक्चर के अंदर लास्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच कंसंट्रेशन कैन बी कैलकुलेटेड, कि आप इनमें से कौन सी कंसंट्रेशन जो कैलकुलेट कर सकते हो इफ द मोल फ्रैक्शन एंड डेंसिटी of an aqueous solution of HCl are known। क्या पूछा है इसने, which concentration can be calculated, कौन सी concentration आप कैलकुलेट कर सकते हो if mole fraction and density of an aqueous solution of HCl are known। पहली concentration आप उसकी मोलैलिटी आसानी से बता पाओगे, दूसरी मोलैरिटी आप उसकी आसानी से बता पाओगे, तीसरी पार्ट्स परसेंटेज बाय मास आप उसकी बता पाओगे। इसका ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए ओनली वन, कि इस स्टेटमेंट से आप केवल मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। ऑप्शन बी आपका कि इस स्टेटमेंट से आप केवल परसेंटेज बाय मास बता सकते हो। ऑप्शन सी है आपका बोथ 1 and 2, मतलब आप मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों बता सकते हो। और ऑप्शन डी है आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों जो आप स्टेटमेंट के द्वारा बता सकते हो। तो भाई ध्यान रखेंगे, अगर आपको मोल फ्रैक्शन पता है, मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट टू दैट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और आपको उसकी डेंसिटी भी पता है, डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। तो आप आसानी से उसकी मोलैरिटी भी निकाल सकते हो, मोलैलिटी भी निकाल सकते हो, और परसेंटेज बाय मास भी निकाल सकते हो। क्लियर है? तो आज के लेक्चर के अंदर इतने ही, बाकी क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।